हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वापी और वलसाड़ एरिया में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से तरीके या फूड स्टफ है जिससे हम एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं या एसिडिटी का चांसेस को कम कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों से अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो उनसे बच सकता है। हमारे कार्डियक पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जो एस्पिरिन लेते हैं, और वैसे काफ़ी पेशेंट्स को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को अदरवाइज भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। इतनी सारी कार्डियक मेडिसिन चलती है, ना भी चले तो भी एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत सारे लोग को रहता है। आज का टॉपिक डेडिकेटेड है हर उस पेशेंट के लिए जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। उनके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एसिडिटी और रिफ्लक्स के टॉपिक्स पर बात की है, सेपरेट वीडियोज़ किए जो कि अपने चैनल पर देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली उसमें से ओवरलैप होंगी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम से निजात पाने में मदद मिलेगी। उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी सरप्राइजिंग होगी आपके लिए, जिसे आपने कभी ना किसी से डिस्कशन किया होगा ना सुना होगा, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग होंगी थोड़ी सी ये चीज़ें। आपका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि सेंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है कौन कौन सी चीज़ें या टिप्स से हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है च्युइंग गम खाने से। च्युइंग गम खाने से एसिडिटी या एसिडिक रिफ्लक्स में थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, स्पेशली अगर किसी गम में बाइकार्बोनेट कंटेंट हो तो वो एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा च्युइंग गम खाते हैं तो उससे अपने मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन बनता है। ये सलाइवा अपने ईसोफेगस में जाता है, एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे एसिडिटी और हार्टबर्न वाले पेशेंट में सिग्निफिकेंट राहत मिलती है। तो एक सरप्राइजिंग टिप है कि च्युइंग गम खाने से आपको और उसको ज़्यादा देर तक चबाने से आपको एसिडिटी प्रॉब्लम से निजात पाने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हमेशा बाएं करवट पर सोएं। ज़्यादातर स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर व्यक्ति अपने राइट साइड पर सोता है तो उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर लोगों में स्टमक लेफ्ट साइड होता है, एक्सेप्ट फॉर साइटस इन्वर्सिस का कोई पेशेंट हो तो उसमें स्टमक राइट साइड में हो सकता है, पर अदरवाइज रूटीन आदमी में या 99% ऑफ द लोगों में स्टमक लेफ्ट साइड होता है। तो अगर आप लेफ्ट करवट पर सोएंगे तो एसिड उसके नीचे बेस पर बैठ जाएगा, बार बार ऊपर की तरफ नहीं आएगा। उसका एंगुलेशन भी कुछ इस तरह का होता है जिसकी वजह से अगर आप अपने लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो आपका स्टमक का एसिड मुंह की तरफ नहीं आता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मिलता है। तो अगर आप चित सोते हैं, सीधा सोते हैं, तो स्टमक का एसिड मुंह की तरफ आ सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर आप लेफ्ट करवट पर सोते हैं तो कंपेरेटिवली एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो हमने पहले भी टॉपिक्स पे बात की है, आपको अपना बिस्तर का सिरहाना यानी हेड एंड को एलिवेट करना है। सबसे अच्छा तरीका इसमें यह है कि आप बिस्तर के जो पाए हैं या सिरहाने पर जो पाए हैं उसके नीचे 2-3 पत्थर या ईंट रख दें या उसको ही थोड़ा एलिवेटेड बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पिलोज इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा कई लोगों ने बोला है कि अगर आप एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आप सर के नीचे 2 तकिया रख दो, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसको करने से सिर्फ खाली आपका नेक ही एलिवेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी वेजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कई बार अच्छा होने के बदले बुरा भी हो सकता है। इसलिए पिलोज के कंपेरिजन में पूरे बिस्तर को ही हेड एंड को अगर एलिवेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है और आपके एसिडिटी वाले प्रॉब्लम से आपको मदद करने में निजात पाने में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है खाना जल्दी खाइए। ज़्यादातर स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उनको खाना सोने से लगभग 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो अगर हम चित सो रहे हैं या सीधा सो रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर पेट में खाना रहेगा तो वो मुंह की तरफ आएगा। अगर हम 3 घंटे पहले खाना खा लेंगे तो वो खाना पच जाएगा, इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा, तो वापस मुंह की तरफ नहीं आएगा। एक स्टडी लगभग 817 पेशेंट्स की थी जिन्होंने ये पाया था कि जो लोग बहुत लेट नाइट तक डिनर करते हैं उनको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। और एक दूसरी स्टडी ने भी ये शो किया था कि जो लोग बहुत लेट नाइट मील लेते हैं उनको एसिड रिफ्लक्स का चांस बाकी लोगों से 5% लगभग ज़्यादा रहता है। तो रात को सोने से लगभग 3-4 घंटे पहले ही खाना खाएं, उसके बाद खाना ना खाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कच्चा प्याज ना खाएं, पका हुआ या कुक्ड प्याज खाएं। कच्चा प्याज में कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स रहते हैं, कुछ पदार्थ रहते हैं जो आपका एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। इसीलिए एक पुरानी स्टडी ने ये शो किया कि जो लोग कच्चा प्याज ज़्यादा खाते हैं उनको एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न और बर्पिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपको प्याज खाना है तो उस पका के सब्जियों के फॉर्म में खाइए, डायरेक्ट सैलेड के फॉर्म में प्याज को कम लीजिए। ये कच्चा प्याज जो आपकी गट की जो इंटरनल लाइनिंग है ईसोफेगस की उसको इरिटेट करता है, एसिड रिफ्लक्स को वर्सन करता है, एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है, उसको वर्सन करता है। तो ये एक और सरप्राइजिंग टिप है कि कच्चा प्याज ना खाएं, प्याज को आप पका करके सब्जियों के फॉर्म में खाएं, कुक करके खाएं, डायरेक्टली मत खाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है
छोटा छोटा अमाउंट में फ्रीक्वेंट मील्स खाएं। ये तो देखिए ऑब्वियसली सबको पता है कि अगर आप बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खाएंगे तो पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा, पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसलिए जो लोग मल्टीपल बार खाते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट का खाते हैं, वो ऑब्वियसली डायबिटीज़ वगैरह के लिए तो ज़्यादा अच्छा माना ही जाता है। लेकिन एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी है तो उनके लिए भी ये अच्छा माना जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाने को डिवाइड करके खाएं, तो इससे खाने का रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। 2 स्क्वायर मील्स खाने का जो इंडियन फैशन है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, उसके बाद 2 बिग मील्स लेते हैं और उसके अलावा मील्स नहीं लेते, वो गलत ट्रेंड है। उसमें एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। अगर आप उसको प्रॉपरली डिवाइडेड हर 2-2, 3-3 घंटे में उसी खाने को डिवाइड करके लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर 2-2 घंटे में आप उतना ही खाना को ठूसते रहे, वैसा नहीं कह रहा हूँ, पर आप उसको नहीं खाने को डिवाइड करके ले। 3 रोटी आप ले रहे तो 2-2 घंटे के अंतराल में, 6 घंटे में 3 रोटी लेने के बदले 2-2 घंटे के अंतराल में 1-1 रोटी ले, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुगर लेवल्स भी उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा आपको और आपका एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी कंपैरेटिवली कम रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि अपना बॉडी वेट को मेंटेन करिए। जो लोग का बॉडी वेट ज़्यादा है उसमें जो ये एब्डोमेन में या पेट पर फैट होता है वो हर्निया को स्टिमुलेट करता है, हर्निया क्रिएट कर सकता है, खाने को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। इसीलिए जिन लोग को भी बॉडी वेट ज़्यादा है उनको रिफ्लक्स रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आपका बॉडी वेट आप 10% तक कम कर सकते तो सिग्निफिकेंट आपको एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम में मदद मिलेगी। जो लोग मोटे हैं या ओबीज हैं या पेट पर फैट ज़्यादा है उनको एसिड रिफ्लक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। वजन को कम करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट को कम करिए। जितना ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उससे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगा, उससे पेट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होगा। इसलिए ये अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आपको ब्लोटिंग भी करेंगे, बर्पिंग भी कराएंगे, एसिड रिफ्लक्स भी होगा और आपको बार बार जलन भी होगी। इसलिए हमेशा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ना ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप सब जानते हैं कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यानी जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो एक स्फिंक्टर है, एक मेम्ब्रेन है जो खाने को ऊपर जाने से रोकती है, उसको रिलैक्स करती है, उसको लूज़ कर देती है जिसकी वजह से रिफ्लक्स वाला प्रॉब्लम होता है। तो जिन लोगों को भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से ये कॉफ़ी का भी यही रोल है कि कॉफ़ी भी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है। इसके लिए अगर जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो उनको कंपेरेटिवली कॉफ़ी भी कम रखना चाहिए। सिमिलरली कार्बोनेटेड बेवरेजेस का भी यही प्रॉब्लम है। कार्बोनेटेड बेवरेज में भी अगर जो लोग सोडा या क्लब सोडा, सेल्जर या फिजी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके अमाउंट पेट के एसिड को बढ़ाता है, एसिड रिफ्लक्स करता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है जिसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि सिट्रस फ्रूट्स को कंपैरेटिवली कम रखिए, यानी कि जो फ्रूट्स में एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, खासकर सिट्रस फ्रूट्स में अस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा होता है। संतरा है, नींबू पानी है, ग्रेप फ्रूट जूस है, इसमें कंपैरेटिवली अस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा होता है। इसको आप ज़्यादा अमाउंट में अगर लेते हैं तो आपका लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की लाइनिंग को इरिटेट करता है जिसकी वजह से एसिडिटी कंटेंट बढ़ता है और लोगों को हार्ट बर्न या एसिडिटी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, थोड़ा सरप्राइजिंग है कि पेपरमिंट को अवॉइड कीजिए। पेपरमिंट हर्बल टी और काफ़ी फ्लेवर्स, कैंडी, च्युइंगम, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, काफ़ी चीज़ों में पेपरमिंट रहता है। ये पेपरमिंट आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के प्रेशर को रिलीज़ करता है, लूज़ करता है। इसके अलावा जो ब्रेथ फ्रेशनर के लिए लोग मेंथॉल लेते हैं वो भी काफ़ी आपके लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। इसकी वजह से भी लोगों को एसिडिटी होता है और बार बार एसिड कंटेंट मुंह की तरफ आता है। तो अगर आपको एसिडिटी का या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो आप पेपरमिंट या मेंथॉल से रिलेटेड चीज़ें को ना लें। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आप फैटी फूड कम से कम लें, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, पिज़्ज़ा है, बेकन है, पोटैटो चिप्स है, सॉसेज है, ये सारी चीज़ों को कम लें। फैटी फूड जब लेते हैं तो वो पेट में जाके कोलेसिस्टोकाइनिन करके एक एंजाइम को बनाता है। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है क्योंकि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, अगर वो ज़्यादा फैटी फूड लेता है तो उसको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अगर आप फैटी फूड को कम कर देते हैं तो कई स्टडीज़ ने शो किया है कि लगभग 90 से लेके 50% तक का रिडक्शन आप अलग अलग पेशेंट्स में मिल सकता है। इसलिए जिन लोग को भी प्रॉब्लम ज़्यादा है वो फैटी फूड को कम रखें और मॉडरेट करने के लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फैटी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या ऑलिव ऑयल और एवोकाडो ये सब ले सकते हैं। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दियर है और उतना एसिड रिफ्लक्स नहीं करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से तरीके हैं, कुछ काफ़ी सरप्राइजिंग तरीके भी है जिनके से आप अपने एसिडिटी की प्रॉब्लम में कुछ मदद मिल सकती है। मैं ऐसा गारंटी नहीं कहूँगा कि आपको ये करने से दवाइयों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ों को फॉलो करने से आपकी दवा की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, दवा का डोजेज कम हो जाएगा, दवा का ड्यूरेशन जितना टाइम तक आपको एसिडिटी की दवा लेनी है वो कम हो जाएगा।
यदि इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई कमेंट्स, कोई सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। यदि और टॉपिक्स है जो आपके दिमाग में आते हैं या जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज भी है जो आप हमसे पूछने चाहते हैं तो उनको भी कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, तो हम उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को इन तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें